Assalamu alaikum students, welcome back to another video lecture of our subject business law, and I am your course instructor Waqas Ahmed from University of Southern Punjab, Multan. In our previous videos lecture from section 124 to 143, we will discuss different contracts about the contract of indemnity and the contract of guarantee. और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के बाद हमने उसके अंदर मज़ीद देखा कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के अंदर पार्टीज़ कौन कौन सी होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में लायबिलिटीज़ क्या क्या होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में को श्योरिटीज़ का क्या अमल दखल है। फिर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के बारे में देखा कि श्योरिटीज़ डिस्चार्ज कैसे होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में। फिर हमने देखा कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में डिस्चार्ज होने के बाद उसके अंदर क्या क्या लायबिलिटीज़ होती हैं, मामलात होते हैं। तो हमने ये तमाम चीज़ को देखा। तो स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के कुछ अहम और इम्पोर्टेंट कंडीशंस के बारे में जो कि डील्स करती है 144 से लेके 150 तक। उम्मीद है आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बातें समझ में आई होंगी। सेक्शन 144 सेज अबाउट द गारंटी ऑन द कंडीशन दैट द क्रेडिटर शैल नॉट एक्ट ऑन इट अंटिल द को श्योरिटी ज्वाइन। कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी भी मौजूद हैं जिसमें श्योरिटी तब तक कोई एक्ट परफॉर्म नहीं करेगा जब तक कि एक दूसरा को श्योरिटी उसे ज्वाइन ना कर ले। इट मीन्स अगर एक से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के अंदर को श्योरिटी शामिल हैं और तमाम ने एक्ट इक्वली करना है, तो जब तक दूसरे को श्योरिटीज़ अपना तरफ से एक्ट परफॉर्म नहीं करेंगे तो कोई भी श्योरिटी भी एक्ट परफॉर्म करने से कासिर होगा। Where a person gives a guarantee upon a contract that the creditor shall not act upon it until the another person has joined it in as a co-surety. The guarantee is not valid if the other person does not join. अब अगर अगला शख्स वो ज्वाइन ही नहीं करता उस कॉन्ट्रैक्ट को, उस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी को, तो वो शख्स लायबल नहीं होगा। गारंटी इज नॉट इन्फोर्सेबल अंटिल ऑल द रिक्वायर्ड श्योरिटीज ज्वाइन। गारंटी तब तक मुकम्मल नहीं होगी जब तक तमाम को श्योरिटीज ज्वाइन ना कर लें। फॉर एग्जाम्पल ए गारंटीज बीज लोन, ए देता है बी के लोन की गारंटी ओनली इफ सी आल्सो ज्वाइन। ए तब देगा गारंटी जब सी भी ज्वाइन कर लेगा, बट सी डज नॉट ज्वाइन, सी ज्वाइन नहीं करता। दिस काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज इनवैलिड। ये किस्म का कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? इनवैलिड। तो सिमिलरली हम एक और एग्जाम्पल को भी देख लेते हैं इसी के अंदर कि अगर ए ने गारंटी दी है बी की कि जब तक सी ज्वाइन नहीं करेगा तो वो गारंटी में श्योरिटी की बी की नहीं देगा, और सी अगर ज्वाइन कर लेता है तो फिर ए और सी दोनों ही बी के डेट की जिम्मेदारी को एक्सेप्ट करने के अहल होंगे। ये गारंटी वैलिड होगी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के तहत। अब सेक्शन 145 सेज अबाउट द इम्प्लाइड प्रॉमिस टू द इंडेमनीफाई द श्योरिटी। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कि किसी भी सिंपल कॉन्ट्रैक्ट की दो टाइप्स होती हैं, एक एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होता है। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? जो एक्सप्रेसली थ्रू वर्बल जाहिर कर दिया जाए, इन रिटन फॉर्म में हो, एक्सप्रेसली तौर पे बता दिया जाए कि ये आपने कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना है। और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? जो किसी कंडक्ट या एक्ट के ज़रिए पता लग जाए कि ये कॉन्ट्रैक्ट मुकम्मल करना है। इस तरह अब इम्प्लाइड श्योरिटी की बात हम इसमें करेंगे। इन एवरी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी देर इज़ एन इम्प्लाइड प्रॉमिस बाय द प्रिंसिपल डेटर टू इंडेमनीफाई द श्योरिटी। इसी तरह ही अब इंडेमनीफाई को हम पहले समझ के पीछे आ चुके हैं कि एक किस्म का एक वादा होता है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कि नुकसान की जिम्मेदारी वो पूरी करेगा। इस सेक्शन के अंदर भी ये वही बात कर रहा है कि एक किस्म का प्रिंसिपल डेटर वादा कर रहा है कि वो श्योरिटी का इंडेमनीफाई है, वो वादा है, वो अहद उसने कर लिया है कि श्योरिटी का नुकसान वो किसी भी हाल में पूरा नहीं होने देगा। और नुकसान की सूरत में श्योरिटी कैन इंडेमनीफाई द प्रिंसिपल डेटर ऑन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। एक्सप्लेनेशन, श्योरिटी कैन रिकवर द लॉस फ्रॉम द डेटर। इसमें श्योरिटी क्या होगा? जितना भी नुकसान हुआ प्रिंसिपल डेटर से रिकवर करने का हर हाल के अंदर पाबंद होगा। फॉर एग्जाम्पल ए इज़ द श्योरिटी ऑफ बीज डेथ। ए ने श्योरिटी दी है बी के उधार की। ए पेज सी, ए पे करता है सी को जो कि क्रेडिटर है। ए कैन रिकवर इट फ्रॉम द बी। इसी तरह जो ए है वो रिकवर कर सकता है बी से, क्योंकि इनके दरमियान में एक इम्प्लाइड प्रॉमिस आ चुका है कि वो नुकसान उसको नहीं होने देगा। लेकिन वो नुकसान उसे अगर हो जाता है तो वो उसको रिकवर करने का हर हाल में पाबंद होगा। और रिकवर कैसे करते हैं? जो कि मैंने आपको प्रीवियस अपने लेक्चर में पहले ही बता चुके हैं, सूट फाइल करके अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर। क्योंकि जो जो राइट्स पहले क्रेडिटर के थे अब वो तमाम के तमाम राइट्स श्योरिटी के आ जाते हैं। और इन हालात में श्योरिटी क्या करना है? श्योरिटी कैन ईजिली टेक ऑल द बेनिफिट्स विद द क्रेडिटर हैज़।
श्योरिटी वो तमाम तर बेनिफिट्स इंजॉय कर सकता है जो क्रेडिटर के पास हर हाल में होते हैं. Now we can move forward section 146 which says about the co-sureties liable to the contribute equally कि co-sureties ने तमाम तर liabilities उनकी equally divide हो जाएंगी according to the contract of guarantee. अब इसको समझते हैं कि liability equally कैसे divide होती है. ये होता है नुकसान के सूरत में. अगर प्रिंसिपल डेटर ने क्रेडिटर का वो लोन अमाउंट देने से इनकार कर दिया या उसको डिफ़ॉल्ट कर दिया, तो इस नुकसान की सूरत में वो लोन अमाउंट इक्वली तमाम तो को श्योरिटीज़ पे डिवाइड हो जाएगी और तमाम को श्योरिटीज़ ही उसको देने के प्रिंसिपल डेटर को के इसके लोन के अमाउंट में क्रेडिटर को देने के पाबंद होंगे हर हाल के अंदर. फॉर एग्जांपल इसमें कहा गया है वेयर 2 और मोर पर्सनस आर द को श्योरिटीज़, अगर एक या से ज़्यादा को श्योरिटीज़ हैं फॉर द सेम डेट, एक ही उधार के और द ड्यूटी, दे आर लायबल टू कंट्रीब्यूट इक्वली अनलेस द कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड अदरवाइज. तो सारे के सारे इक्वली बराबर तौर पे जिम्मेदार होंगे अनलेस कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट में बता दिया गया है कोई 30% का नुकसान का जिम्मेदार होगा, कोई 70% नुकसान का जिम्मेदार होगा. अगर ऐसी कोई चीज़ प्रोवाइड नहीं की गई तो 50-50 तमाम इक्वली डिवाइड हो जाएगा लोन अमाउंट सबके ऊपर. ईच को श्योरिटी मस्ट पे एन इक्वल शेयर. हर को श्योरिटी के दरमियान ये इक्वली शेयर अमाउंट तकसीम हो जाएगी. अब इसको हम अपनी एग्जांपल के ज़रिए देखते हैं कि अगर ए और बी दो कोई भी को श्योरिटीज़ हैं, उन्होंने क्या किया है स्टूडेंट्स, जिम्मेदारी दी है सी की जो कि प्रिंसिपल डेटर है और डी इसमें क्रेडिटर है और कितने अमाउंट की दी है 30,000 रुपये की. तो ए बी और सी तीनों के अंदर ये 10,000 रुपये लोन अमाउंट तकसीम कर दिए जाएंगे डिफ़ॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर और बाय बी, जिसमें अगर प्रिंसिपल डेटर डिफ़ॉल्ट कर जाता है तो ये लोन अमाउंट तमाम तीनों श्योरिटीज़ में इक्वली डिवाइड करके क्रेडिटर को अदा कर दी जाएगी तीनों की तरफ से. अगर तो कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन अगर हो जाए कि ए जो है 50% अमाउंट का श्योरिटी होगा, बी और सी बकाया हाफ अमाउंट के होंगे, तो ए इस 30,000 में से 15,000 रुपये देने का पाबंद होगा, बी और सी बाकी हाफ अमाउंट 7,500 रुपये देने के पाबंद हो जाएंगे. ये अगर कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन होगा तो. अगर नहीं होगा तो फिर इक्वली डिवाइड की जाएगी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, बराबर की हो जाएगी. तो ये है अगला सेक्शन 147 विच डील्स द लायबिलिटी ऑफ द को श्योरिटीज़ बाउंड इन अ डिफरेंट सम्स. अब वो डिफरेंट सम्स की बात आ गई है कि अगर को श्योरिटीज़ डिफरेंट सम्स के अमाउंट में बाउंड है, कोई एक अमाउंट नहीं है. फ़र्ज़ करें कि बहुत सारी लोन अमाउंट जो प्रिंसिपल डेटर ने ली हुई है क्रेडिटर से, तो कोई एक अमाउंट 1,000 रुपये की है, एक अमाउंट 1,00,000 रुपये की है, एक अमाउंट 5,00,000 रुपये की है, डिफरेंट सम्स ऑफ अमाउंट है. अब इस तरह इन हालात में इक्वली डिवाइड नहीं किया जाएगा. हर सम का लायबिलिटी हर को श्योरिटी पे अलग अलग है, तो अपने उसके अकॉर्डिंग हर को श्योरिटी देने का पाबंद होगा. को श्योरिटी हु आर बाउंड इन डिफरेंट सम्स आर लायबल टू पे इक्वल एज फॉर एज द लिमिट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव ऑब्लिगेशंस परमिट. तो वो जितनी भी को श्योरिटीज़ हैं वो इक्वली लायबल हैं एज पर एज देयर रिस्पेक्टिव शेयर्स मेंशन इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी. जिस तरह कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में मेंशन कर दिए गए हैं उसी तरह ही वो इक्वली स्टूडेंट्स क्या हो जाएंगे, लायबल होंगे उसी के अकॉर्डिंग. इसको फर्दर आगे एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं कि अगर ए बी और सी कोई भी को श्योरिटीज़ हैं, ए बी और सी, अब सी इसमें प्रिंसिपल डेटर है, डी इसके अंदर द क्रेडिटर है. अब उन्होंने क्या किया, एक लोन अमाउंट ले ली 1,000 रुपये की. इसमें ए लायबल था 500 रुपये का, बी लायबल था सिर्फ 300 रुपये का, सी लायबल था सिर्फ 200 रुपये का. अब ये तीनों अमाउंट के एवज में ही आपसे ये श्योरिटी से ये लोन अमाउंट रिकवर की जाएगी बाय द क्रेडिटर अकॉर्डिंगली, क्योंकि ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मेंशन कर दिया गया है कि हर शख्स की लायबिलिटी इतनी बनेगी, इससे ज़्यादा वो लायबिलिटी देने के पाबंद बिल्कुल नहीं होंगे. अब सेक्शन 148 क्या कहता है, ये एक नया छोटा सा चैप्टर शुरू कर देता है बेलमेंट के हवाले से कि व्हाट इज़ द बेलमेंट. बेलमेंट क्या होती है. अब बेलमेंट इज़ अ डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर फॉर सम स्पेसिफिक पर्पज अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट दैट दे शैल व्हेन द पर्पज इज अकम्प्लिश्ड be returned or otherwise disposed of according to the direction of the person delivering them. The person delivering the goods is the bailor and the person receiving the goods is called the bailee. अब स्टूडेंट यहाँ से एक नया डिफरेंट किस्म का कॉन्ट्रैक्ट शुरू होता है जिसे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट. अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट क्या होता है कि अगर आप किसी को कोई
चीज़ या गुड्स डिलीवर करें फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस, ख़ास मकसद के लिए, और अगर वो मकसद मुकम्मल हो जाए तो वो चीज़ उससे वापस आप हासिल कर लें, इसको कहा जाता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। और जो शख्स गुड्स को डिलीवर कर रहा है वो कहलाता है बेलर, और जो शख्स गुड्स को रिसीव कर रहा है दैट इज़ कॉल्ड द बेली। इसमें क्या होता है, बेलमेंट इन्वॉल्व द टेम्परेरी ट्रांसफ़र ऑफ द गुड्स फॉर द पर्पज़। इसमें चीज़ें डिलीवर की जाती हैं, टेम्परेरी ट्रांसफ़र की जाती हैं फॉर सम स्पेसिफिक टाइम ओनली। अब फॉर एग्जांपल ए डिलीवर्स अ कार टू बी फॉर रिपेयर। ए अपनी गाड़ी को बी को देता है रिपेयरिंग के लिए, क्योंकि बी एक कार मैकेनिक है। बी मस्ट रिटर्न इट आफ्टर द रिपेयर। अब बी ने उसको वापस करना है जब वो रिपेयर हो जाएगी। अब इसमें देखें कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कंसिडरेशन क्या होगी। कंसिडरेशन में उस गाड़ी का रिपेयर होना ए के लिए कंसिडरेशन है, और इस रिपेयर के एवज में जो बी को उजरत मिलेगी, जो उसको वेजेस मिलेंगे, जो उसको पैसे मिलेंगे, दैट इज़ हिज कंसिडरेशन। तो ये मुकम्मल होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट को मुकम्मल करता है। अब सेक्शन 49 इसकी डिलीवरी को मोड्स बताता है कि ये आप मोड्स ऑफ डिलीवरी कैसे होंगे। डिलीवरी टू द बेली हाउ मेड, कैसे डिलीवर की जाएगी। द डिलीवरी टू द बेली मे बी मेड बाय डूइंग एनीथिंग विच हैज़ इफेक्ट ऑफ पुटिंग द गुड्स इन पोजेशन ऑफ द इंटेंडेड बेली। अब गुड्स को डिलीवर उसी मोड में किया जाएगा जिस मोड में पोजेशन उसके हैंडओवर हो जाए। अब वो जारी बात है खुद से देने से भी हो सकता है, किसी थर्ड पर्सन के ज़रिए भी डिलीवर करवा सकते हैं। कोई चीज़ हैंड ओवर करना टू द बेली फिजिकली, दैट इज़ द मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स। डिलीवरी कैन बी एक्चुअली और सिम्बोलिकली। ये सिम्बोलिकली भी हो सकती है, एक्चुअली भी हो सकती है। ए डिलीवर्स द की ऑफ द वेयर हाउस टू द बी। ए अपने वेयर हाउस की चाबी बी को देता है, गिविंग हिम कंट्रोल ऑफ द गुड्स, ताकि वो गुड्स को या वेयर हाउस की देखभाल कर सके। दिस इज़ द वैलिड डिलीवरी। ये डिलीवरी एक वैलिड तरीके का आ रहा है। चाबी दे देने का मतलब है पूरे वेयर हाउस की कंपोजिशन उसके हाथ में दे देना। अब सेक्शन 150 सेज अबाउट सम बेलर्स ड्यूटीज़ को डिस्कस करता है टू डिस्क्लोज द फॉल्ट इन गुड्स ऑफ द बेल, कि अगर जो आपने चीज़ें डिलीवर की हैं, ट्रांसफ़र की हैं, उसमें कोई फॉल्ट निकल आया है तो फिर बेलर की ड्यूटी क्या होगी, उसके फ़राइज़ क्या होंगे, उसको क्या करना चाहिए। द बेलर इज़ बाउंड टू डिस्क्लोज द बेली फॉल्ट्स इन द गुड्स बेल्ड ऑफ विच द बेलर इज़ अवेयर। तो ये बेलर की पहली जिम्मेदारी है कि अगर जो चीज़ उसको ट्रांसफ़र कर रहा है, गुड्स जो डिलीवर कर रहा है, उसके तमाम फॉल्ट्स के बारे में बेली को बताए, उसको अवेयर करे। विच इज़ मटीरियली इंटरफेयर विद द यूज़ ऑफ दैम और एक्सपोज द बेली टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्क, ताकि जो कम से कम नुकसान हो सके, जो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्क है उससे बचा जा सके। बेलर मस्ट इन्फॉर्म द बेली ऑफ डिफेक्ट्स। बेलर को हर हाल में बेली के मुतालिक गुड्स से मुतालिक तमाम डिफेक्ट्स के बारे में बताना है। फॉर एग्जाम्पल, ए लैंड्स अ हॉर्स टू बी नोइंग इट्स अ विकेशियस। ए जो है बी को हॉर्स डिलीवर करता है ये जानते हुए कि ये जहरीला है, मारता है, या इसे एक चोट ऐसी लगी हुई है जो बीमार है। ए मस्ट डिस्क्लोज दिस फैक्ट टू द बी। ए ने हर हाल में गुड्स को डिलीवर करते वक्त, हॉर्स को डिलीवर करते वक्त इस फैक्ट के बारे में बी को बताना हर हाल में क्या है, ज़रूरी है। तो ये था स्टूडेंट हमारे का आज का लेक्चर। थोड़ा सा हमने बेली का इंट्रोडक्शन देखा, उसके बारे में पढ़ा, और हमने आज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी को भी ख़त्म किया। इंशाल्लाह बेलमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट को इन फ्यूचर आने वाले लेक्चरों में हम मुकम्मल करेंगे। थैंक यू सो मच।